जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका राज्य दर्शन सीरीज के डे 22 में। ठीक है, तो राज्य दर्शन सीरीज के 22वें दिन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर भारत में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया और आज स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम लोग बिहार करेंगे, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को कवर करते हुए, हाँ एक स्टेट और है गोवा, वो छूटा हुआ है, उसको भी हम लोग कवर करते हुए इस सीरीज को फिर एंड करेंगे। उसके बाद कोई और सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मैप को कि कौन कौन से स्टेट और या फिर किस देश से इसकी सीमा लगती है। तो ये आप देख सकते हो, मोटा मोटी उत्तर प्रदेश का ये मैप है। आप देख रहे हो जो मैं आउटलाइंस बना रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश है और इसकी सीमा लगती है उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक देश है जिससे सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, वो है नेपाल। अगर मैं आपको प्रॉपर मैप में दिखाऊं तो आप रुको थोड़ा, और कहाँ है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों। तो आई थिंक ये वीडियो दो पार्ट में बनेगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाने से फिर नहीं, फिर देखोगे बोरियत हो जाती है। तो 2 पार्ट में उत्तर प्रदेश को हम लोग देखेंगे और बिहार का तो बहुत सारा पार्ट आएगा, सीरीज आएगी बिहार की। तकरीबन 5 पार्ट्स में हम लोग बिहार को कवर करेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में कवर करेंगे, समझते हुए चलेंगे, ठीक। तो देखो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है उत्तराखंड, हरियाणा, यहाँ पे दिल्ली, राजस्थान, यहाँ पे मध्य प्रदेश, फिर ये है छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, ये है बिहार और यहाँ पे नेपाल से इसकी सीमा लगती है। तो ये है उत्तर प्रदेश का मैप और यहाँ टोटल आपको 75 ज़िले या 75 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये भारत में कहाँ पे है, तो देखो ये भारत का मैप है ना, और भारत में उत्तर की ओर इसकी लोकेशन है, ये आप ध्यान रखो, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के फैक्ट्स को देख लेते हैं हम लोग और इसमें स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश की क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, बहुत डिसाइडिंग है लोकसभा की सीटें यहाँ की। देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में ही है दोस्तों, 80। उसके बाद यहाँ पे राज्यसभा की सीट है 41, विधानसभा की सीट है यहाँ पे 404। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश द्विसदनीय व्यवस्था वाला स्टेट है, मतलब यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो यहाँ विधान परिषद की 100 सीटें दी गई हैं। इसका जो गठन था 24 जनवरी 1950 को, इसको यूपी नाम पड़ा, ठीक है, और इसका पुनर्गठन हुआ संयुक्त प्रांत से, मतलब टोटल बना तो ये क्या कहते हैं उसको, 1956, जब 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। उसके बाद जब प्रॉपर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ABCD राज्यों को हटा करके फिर जो 28 राज्यों का हम लोगों ने निर्माण किया हम लोगों ने, उस समय पर इसका पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, ठीक। राजधानी आपको पता है यह लखनऊ है और इसकी न्यायिक राजधानी आप याद रखना प्रयागराज में है। लेकिन नाम भले इसका इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, लेकिन उसका जो हाईकोर्ट है अभी भी उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट भी ही कहते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ की साक्षरता बहुत अच्छी नहीं है, 67.72% है। अगर सबसे ज़्यादा साक्षर जिला बात करें तो गौतम बुद्ध नगर आपको देखने को मिलेगा और सबसे कम साक्षर जिला श्रावस्ती है। बेसिकली यूपी का जो इधर वाला पूर्वी इलाका है ना, वो बहुत ज़्यादा साक्षर नहीं है और पश्चिमी इलाका यूपी का आपको थोड़ा साक्षर दिखेगा, ठीक है। यहाँ जिले हैं 75, मैंने बता दिया। लिंगानुपात 930 है। साक्षरता है 67.68, हम लोगों ने देख ही लिया है, यहाँ पे 68 होगा, ठीक। यहाँ यूपी का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर, ठीक है। और यूपी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट स्टेट है। क्यों? क्योंकि भारत में 14 में अभी तक 14 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, अब 14 में से 9 प्राइम मिनिस्टर यूपी के ही हैं, समझ रहे हो आप। 14 में से 9 उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं और यूपी में 10 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है दोस्तों। पहली बार 1968 में लगा था, ठीक है।
आप ध्यान रखना। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य आपको उत्तर प्रदेश ही देखने को मिलेगा। प्रतीकों की बात करें तो राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंगा है, पक्षी यहाँ का सारस है जिसको क्रॉन्च भी कहते हैं, वृक्ष यहाँ का अशोक है, पुष्प है पलाश का, और फल आप मुझे बताओगे कौन सा है। ठीक, अच्छा 1 अप्रैल 1937 को इसको यूनाइटेड प्रोविंस या फिर संयुक्त प्रांत के रूप में उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश का गठन हुआ कब? 1 अप्रैल 1937 को। किस नाम से? संयुक्त प्रांत से। ठीक है, फिर 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया, और 1956 में जा करके राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद इसको प्रॉपर स्टेट का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट बना। इसकी राजधानियाँ भी बहुत सारी बदली हैं। अभी जो लखनऊ देख रहे हो हमेशा से लखनऊ नहीं थी। उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी थी आगरा। 1836 ईस्वी में इसकी राजधानी आगरा थी। 1858 में इसकी राजधानी प्रयागराज भी रही। 1921 में लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया, और 1935 में जा कर के लखनऊ को इसको पूर्णतः राजधानी बना दिया गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की अन्य राजधानियाँ थी, कभी आगरा रही, फिर प्रयागराज, और अब लखनऊ है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को मिला करके अलग कर दिया गया, और उसको नाम दिया गया, स्टेट जो बना उसको 13 जिलों को मिला करके उसका नाम दे दिया गया उत्तराखंड। ठीक है, तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड राज्य बना, और कितने जिलों को लेकर के बना? तो 13 जिलों को लेकर के बना। ठीक, अच्छा आप जानते हो दिल्ली हमारी राजधानी है, और दिल्ली चूँकि पॉपुलेटेड बहुत ज़्यादा है, तो क्या किया गया कि दिल्ली के आसपास जो स्टेट्स है, जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, और फिर क्या कहते हैं उसको, उत्तर प्रदेश हो गया, तो इन 3 राज्यों के कुछ जिलों को मिला करके एक एरिया बनाया गया जिसको कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों को लिया गया है नेशनल कैपिटल रीजन में। कितने जिलों को? तो 8 जिलों को लिया गया है उत्तर प्रदेश के। कौन कौन है दोस्तों? मैं दिखाऊं आपको। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यूपी के 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन? तो मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये 8 जिले हैं। कौन कौन? फिर से बताता हूँ, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। अच्छा, शामली से कुछ याद आता है क्या? हरित क्रांति का केंद्र कहाँ था? शामली जिला ही है। बागपत से हल्का नॉर्थ में शायद पड़ता है शामली जिला, उसी से टच में है। ठीक, अच्छा उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ खोला गया? बरेली में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क कहाँ खोला गया? ग्रेटर नोएडा में खोला गया है। ये पॉइंटर्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वन लाइनर फैक्ट की तरह। अच्छा, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? मतलब पहली बार किसी विधानसभा में जो अध्यक्ष बने वो कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। और यहाँ का उच्च न्यायालय आपको इलाहाबाद में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे कहीं आपको समवेयर हिमाचल प्रदेश से बहुत छोटी सी सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से, तब जाकर के 9 स्टेट यहाँ पे हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से टच हुए राज्यों की संख्या 9 है। ठीक है, सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे पूर्वी जिला शामली और सबसे पश्चिमी जिला बलिया। मतलब उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, पूरब में बलिया और पश्चिम में शामली। सबसे बड़ा जिला यहाँ का लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का हापुड़ है। सबसे बड़ी नहर प्रणाली यहाँ की शारदा नहर है। ठीक, अच्छा, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं? तो देखो, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान आपको चौकाघाट या वाराणसी में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की जनजातियों की बात करें,
हाँ, जातियों की बात करें, अनुसूचित जाति, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति आपको सीतापुर जिले में देखने को मिलेगा और न्यूनतम शेड्यूल्ड कास्ट आपको बागपत जिले में देखने को मिलेगा। जनजातियों की बात करें तो यहाँ आपको थारू जनजाति देखने को मिलेगी, माहगीर जनजाति, खरवार जनजाति, जौनसौरी जनजाति etc। ठीक है। अच्छा, यूपी का 2 ऐसा ज़िला है जहाँ पर जनजातियाँ हैं ही नहीं, मतलब एसटी पॉपुलेशन या शेड्यूल्ड ट्राइब वाली पॉपुलेशन है ही नहीं। कौन 2 ज़िले हैं? एक है अयोध्या और दूसरा है जालौन। अयोध्या तो भी खैर न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, रूलिंग पार्टी हार गई वहाँ अयोध्या से। ठीक है, खैर वो पॉलिटिकल मुद्दा है। देखते हैं डांसेस को, देखते हैं तो यहाँ कथक डांस बहुत महत्वपूर्ण है। कथक डांस वैसे पूरे उत्तर भारत में किया जाता है मोस्टली, बट शुरुआत उसकी जैसे जो लखनऊ घराना है, वाराणसी घराना, जो किराना घराना है, ये सब जो घराने बने कथक के, ये उत्तर प्रदेश में ही ये सारे घराने बने। ठीक है, तो कथक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। चरकुला डांस, रास लीला मनाया जाता है, किया जाता है उत्तर प्रदेश में। ख्याल डांस, नौटंकी डांस, दादरा डांस, कजरी, कजरी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, कजरी कब गाया जाता है? तो मानसून के समय। ठीक है, ये मानसून के समय पे कजरी गाया जाता है। मयूर डांस, चौरसिया डांस, ये जौनपुर के कहारों के द्वारा किया जाता है। कहार वो जो डोली उठाते हैं ना, वही कहार, तो जौनपुर के कहारों के द्वारा चौरसिया डांस किया जाता है। आगे देखते हैं, तो अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 को हुई। कब हुई? तो किसकी? उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 को हुई। अच्छा, एनटीपीसी की गैस तापीय परियोजना एक स्थापित की गई, कहाँ? औरैया, आंवला और दादरी में। 3 एनटीपीसी की 3 गैस तापीय परियोजना है। कहाँ? औरैया, आंवला और दादरी में। अच्छा, यूपी का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है, कहाँ दोस्तों? तो नरौरा में है। किस जिले में? बुलंदशहर जिले में। कब स्थापित हुआ था? वो 91-92 में स्थापित हुआ था। आगे देखते हैं, सर्वाधिक कोयला की प्राप्ति होती है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से। क्यों प्राप्ति होती है बताता हूँ मैं। ये जो जिला है सोनभद्र का जिला है, ये वाला एरिया। अब नोटिस करोगे, ये जो सोनभद्र है वो कहाँ का सीमा लग रही है उसकी? छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और मध्य प्रदेश से। आपको पता है कि झारखंड कोयला उत्पादन में अग्रणी है, उसके बाद छत्तीसगढ़ भी अच्छा खासा कोयला वहाँ कोयला की खाने हैं। और देख रहे हो ना, यहीं पे एमपी से ही इसकी सीमा लग रही है सोनभद्र की, तो सोनभद्र में भी बहुत सारा कोयला होगा। तो यूपी का सबसे अधिक कोयला भंडारण है कहाँ? सोनभद्र में। सर्वाधिक कोयला प्राप्ति सोनभद्र से होती है। यहाँ की तांबा प्राप्ति सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है? तो सोनराई क्षेत्र ललितपुर जिले से होती है। ठीक है, अब ध्यान रखना। अच्छा, एनएच की लंबाई की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान। एनएच मतलब क्या सर? तो एनएच का मतलब नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा कहाँ है? उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो उत्तर प्रदेश में ही है। अच्छा, आगे देखते हैं, देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल। मल्टी मॉडल का मतलब वो होता है कि एक टर्मिनल बना लो और उसमें बहुत सारे काम को आप कर सकते हो। ठीक, वो कहाँ है? राल्हुपुर में, वाराणसी में है। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल राल्हुपुर, वाराणसी। देश में प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच। पहली डाक सेवा इलाहाबाद या प्रयागराज से नैनी के बीच शुरू की गई थी, पहली डाक सेवा। ठीक है, और भारत में डाक व्यवस्था का जनक कहलाता है कौन? डलहौजी। आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? फुर्सतगंज, अमेठी जिले में है। ठीक है, आगे देखते हैं, सांस्कृतिक विविधता की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब से हुआ? 20वीं शताब्दी से हुआ और वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ। ठीक है, अमीर खुसरो बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं। ठीक है, वो तबला व सितार के आविष्कारक रह चुके हैं। ठीक है, तबला और सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। उनका जन्म हुआ था पटियाली में ही, कासगंज। पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली कासगंज में हुआ था। ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह खां तथा मुमताज़ खां शहनाई वादक हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का नाम तो बहुत फेमस है, एक नाम और याद रख लो, मुमताज़ खां। ये दोनों शहनाई वादक हैं और बनारस घराना से संबंध है इनका। ठीक है, कथक नृत्य के प्रणेता ठाकुर प्रसाद जी हैं। ठीक, आगे देखते हैं, एक है कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश में, जो कि फेमस भी है। कहाँ है? बांदा में स्थित है।
क्यों फेमस है? क्योंकि इसको बनवाया था पहले चंदेल शासकों ने, और कलिंजर के किले में एक युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? तो शेर शाह सूरी और कीरत सिंह के बीच ये युद्ध हुआ था। कब हुआ? 1544 में। ठीक है, तो शेर शाह सूरी और कीरत सिंह के बीच में युद्ध हुआ। तो ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि इसी युद्ध के बाद शेर शाह सूरी ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाता है मतलब मर जाता है। ठीक, शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। एक गोला, बम का गोला आता है, बारूद का गोला, और उस पे ही, उसकी छाती पे ही गिर जाता है और वो वहीं पे जख्मी हो जाता है। फिर कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कलिंजर का ही अभियान जो था, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान था। शेर शाह सूरी एक अफगान इस्लामी मुसलमान शासक था। ठीक है, और बिहार के सासाराम में उसका मकबरा भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए कलिंजर का किला फेमस। और कलिंजर का युद्ध कब हुआ? 1544 में। 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। किसके द्वारा? कीरत सिंह के गोले, शायद अपना ही गोला उसको लग गया था, हाँ आई थिंक। ठीक है, फिर यूनेस्को की धरोहर में कुछ चीज़ें शामिल है यूपी की। सबसे पहले तो फतेहपुर सीकरी शहर। ठीक है, 1986 में इसको शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? गुजरात अभियान के विजय, हाँ गुजरात अभियान किया था अकबर ने। उसके विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की। ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से आर्किटेक्चरल रूप से बनवाया गया और उसको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया हुआ है। फिर आगरा का किला और ताजमहल, इन दोनों को 1983 में शामिल किया गया था। किन दोनों को? एक साथ ही, आगरा का किला और ताजमहल को। और एक और है फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं कि मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का केंद्र था कहाँ? आगरा। आगरा तो पहली पुरानी राजधानी भी थी ना यूपी की जी। अच्छा, तुलसीदास उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। उनकी जन्मस्थली चित्रकूट या राजापुर जिला। ठीक है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार भी आपको यूपी में देखने को मिलेगी। किसकी? हाजी वारिस अली शाह की मज़ार। कहाँ? देवा शरीफ में, बाराबंकी में है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है ये। अच्छा, आगे देखते हैं निजामुद्दीन औलिया, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, जिनका जन्म हुआ था बदायूं में। और इनके बारे में कहा जाता है कि शायद ये 7 लोगों का, शासकों का इन्होंने शासन देखा था। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इन्हीं के बारे में कहा जाता है। ठीक, और इन्हीं ने कहा था हनूज दिल्ली दूरस्त। ठीक है, इसको गयासुद्दीन तुगलक से इनका विवाद चल रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम एक चलाया गया था उत्तर प्रदेश में। कब? 2009 में। पूछे कि साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो 2009 में उत्तर प्रदेश में। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो उद्योग है उत्तर प्रदेश में, वो हथकरघा कुटीर उद्योग ही है। ठीक, ये पॉइंट है, आप ध्यान रखना कि एक तो कृषि की अर्थव्यवस्था है यूपी की बहुत महत्वपूर्ण, कृषि। उसके बाद अगर कुछ महत्वपूर्ण है रोजगार देने के मामले में, तो वो है हथकरघा कुटीर उद्योग। ठीक है, अच्छा, यूपी में खेल का सामान कहाँ बनता है दोस्तों? मेरठ में बनता है और आगरा में भी बनता है। बैट बनता है, सब कुछ खेल के सामान बनते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से ये एरिया फेमस है। यहाँ के मंदिर, मस्जिद या फिर धार्मिक स्थलों की बात करें तो सबसे पहले तो आप राम मंदिर को याद रख लो। ठीक है, बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी, उसी को तोड़ करके फिर राम मंदिर बनाया गया। ठीक है, अच्छा, बाबरी मस्जिद जो थी उसको ढा दिया गया कब? 6 दिसंबर 1992 को कार हिंदू सेवकों के द्वारा ढा दिया गया। ठीक है, उस समय यूपी के सीएम कौन थे? कल्याण सिंह थे दोस्तों। और पीएम थे देश के पीवी नरसिम्हा राव, 9वें नंबर के पीएम थे। मतलब पूछे कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो रहा था तब देश के पीएम कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, उसी के बाद 1992 में जब 6 दिसंबर 1992 को इसको ढा दिया गया, विध्वंस कर दिया गया बाबरी मस्जिद का, तब इसकी जांच हेतु लिब्राहन आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, और ये जो केस चला वो 9 नवंबर 2019 को इसका फैसला आया और संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत फैसला दिया गया। ठीक है, और जो निर्मोही अखाड़ा है और फिर ये मुस्लिम बोर्ड और फिर एक राम मंदिर के लिए कुछ ज़मीनें तीनों को संतुष्टिपूर्वक दे दी गई। ठीक है, 30 साल 8 महीने 27 दिन तक ये मुकदमा चला
और तब जा कर के 9 नवंबर 2019 को इसका फैसला सुना दिया गया और ज़मीनें बांट दी गई। अब तो राम मंदिर भी बन गया। ठीक है। अच्छा, अयोध्या जो भी हम लोग देख रहे हैं उसका मतलब पहले तो अयोध्या ही नाम होगा, मतलब ऐसा हिंदुओं को मानना है कि पहले अयोध्या नाम था। ठीक है, और अयोध्या के नाम से वो एरिया फेमस था। फिर उसका नाम फैजाबाद भी कर दिया गया था जब इस्लामिक रूल चल रहा था भारत में। तो नाम देखो ना, कोई भी शासक नाम तो बदलता ही है। जैसे अभी योगी जी नाम बदल रहे हैं, तो जब कोई शासक आया था तो वो भी नाम बदलता था। तो नाम बदलना इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। ठीक है, नाम बहुत सारे बदले गए हैं। तो पहले अयोध्या नाम होगा, फिर उसका नाम फैजाबाद कर दिया गया, और फिर अब जा कर के उस एरिया का नाम, उस ज़िले का नाम अयोध्या ही कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो राम मंदिर है उसकी ऊंचाई कितनी फीट है? 161 फीट है दोस्तों। ठीक है, नागर शैली में बना हुआ है। नागर शैली क्या है? तो उत्तर भारत के जितने सारे भी मंदिर होते हैं ना, उनको बनाने का जो तरीका होता है वो नागर शैली कहलाता है। और दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं उनको बनाने का तरीका द्रविड़ियन शैली कहलाता है। ठीक है, और जो मध्य भारत है उसमें आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का मिक्सचर देखने को मिलेगा मंदिरों में, तो उसको कहते हैं क्या? बेसर शैली। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश चूँकि उत्तर भारत का एरिया है इसलिए राम मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, इसके चारों किनारों पर गणेश, शिव, सूर्य, भगवती जी का मंदिर भी बनाया गया है। ठीक है, इस मंदिर का जो प्रवेश है पूर्व से प्रवेश है। पूर्व क्या कहते हैं उसको, मेन एंट्रेंस पूर्व की तरफ है। ठीक, और इस जो मेन एंट्रेंस है उसको कहा जाता है सिंह द्वार। इसके मंदिर के शिल्पकार कौन थे, मतलब मूर्ति के शिल्पकार? तो चंद्रकांत सोमपुरा ये थे मूर्ति के मूर्तिकार। ठीक है, और यहाँ 5 मंडप भी बनाया गया है। कौन कौन? नृत्य मंडप, रंग मंडप, प्रार्थना मंडप, सभा और कीर्तन मंडप। ये 5 मंडप बनाए गए हैं राम मंदिर में। ठीक है, कुल स्तंभों की बात करें तो 392 स्तंभ है। और ये शिल्पकार मतलब आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट है चंद्रकांत सोमपुरा, और शिल्पकार कौन है? तो अरुण योगीराज। ठीक है, 4.24 फीट की मूर्ति है और दिखाया गया है राम के बाल रूप को दिखाया गया है कि 5 साल के रामलला की मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, कंपनी कौन थी जिन्होंने बनाई है? तो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा बनाया गया है ये राम जी का मूर्ति। ठीक है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? साकेत था। फिर अयोध्या रख दिया गया, फिर उसका नाम फैजाबाद भी कर दिया गया। ठीक है, जब जैसे शासक आए तब वैसा उसका नाम बदला किसी भी एरिया का। ठीक है, अयोध्या पहले साकेत नाम था, फिर अयोध्या भी नाम पड़ा, फिर फैजाबाद रहा, और अब फाइनली अयोध्या का नाम अयोध्या ही है दोस्तों। अच्छा, इस राम मंदिर को बनाने में लगभग कितना खर्चा आया? 1800 करोड़ का खर्चा आया। अन्य प्रमुख मंदिरों की बात करें तो आपको भीतरगांव बौद्ध मंदिर देखने को मिलेगा। सारनाथ का आपको धमेक स्तूप देखने को मिलेगा। सारनाथ वही ना जहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था 5 अपने मित्रों को, और उस प्रोसेस को, वो जो घटना घटी उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, फिर आपको दशावतार मंदिर देखने को मिलेगा, काशी विश्वनाथ मंदिर देखने को मिलेगा जो कि वाराणसी में है। ठीक है, जामा मस्जिद आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, फतेहपुर सीकरी शहर जिसको अकबर ने बसाया था। फिर आपको अटाला मस्जिद और झांझरी मस्जिद भी देखने को मिलेगा जौनपुर में। जौनपुर का अटाला मस्जिद तो एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है और बहुत फेमस भी है। ठीक है, आपको फिर ज्ञान वापी मंदिर वाराणसी में, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और ज्ञान वापी का विवाद हमेशा चलता रहता है। ठीक है, शिवलिंग और फव्वारे को लेकर के मुसलमान जो है समुदाय वो उसको फव्वारा कह रहे हैं, और हिंदू जो समुदाय है वो उसको शिवलिंग कह रहा है। वो तो क्या सच है नहीं सच है वो तो सुप्रीम कोर्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जांच के बाद ही पता चलेगा, बट फिलहाल के लिए केस में अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, लाल दरवाज़ा मंदिर आपको जौनपुर में देखने को मिलेगा। जौनपुर का अटाला मस्जिद तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब बुद्ध से रिलेटेड हम लोगों ने सारनाथ को देखा, तो बुद्ध से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स याद कर लेते हैं। तो प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? उन्होंने श्रावस्ती में दिया, और अंतिम समय उन्होंने बिताया कुशीनगर में दोस्तों।
ठीक है। नदियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपको गंगा सर्वप्रमुख नदी है। ये यूपी के बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है। कोई पूछे कि गंगा कहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो यूपी के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है। आपको गोमती देखने को मिलेगी यूपी में। राप्ती नदी, रामगंगा नदी में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड में बह होकर के बहती है। सरयू नदी, हिंडन नदी, सई नदी और सोन नदी, ये सारी नदियाँ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। ठीक है। आगे अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, तो आपको उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में दोस्तों। बिहार में मत मार देना कि कैमूर जिला है तो बिहार ही होगा, नहीं। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यूपी में देखने को मिलेगा। सुहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पटना, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अक्सर गलत कर देंगे लोग कि पटना तो बिहार ही होगा, लेकिन पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी में। फिर कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक और है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक बार और पढ़ दूँ क्या? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुहेलदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें और टाइगर रिजर्व की बात करें तो आपको दुधवा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये तो इस बार के दरोगा एग्जामिनेशन में भी पूछा हुआ है कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ना, उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, यूपी में पड़ता है वो। ठीक है। फिर रानीपुर टाइगर रिजर्व आपको चित्रकूट जिले में देखने को मिलेगा, आप ध्यान रखना। रामसर स्थलों की बात करें दोस्तों तो, या बर्ड सेंचुरी की बात करें तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी ध्यान रखिएगा आप। पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी यूपी उत्तर प्रदेश। सांडी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश। कीथम झील, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, कीथम झील उत्तर प्रदेश, कीथम झील उत्तर प्रदेश, कीथम झील उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश। समन बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, समन बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश। सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश, सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। आज हम लोग झील तक ही कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है। कौन कौन सा झील है देख लेते हैं। तो गोमत ताल पीलीभीत जिले में है। सिरसी जलाशय उत्तर प्रदेश। कीथम झील, ठीक है, इसको सूर सरोवर झील भी कहते हैं। किसको? कीथम झील को। रामगढ़ ताल आपको यूपी में देखने को मिलेगा। देवरिया ताल कन्नौज में। औंधी ताल वाराणसी में। सुरहा ताल यूपी। राधा कुंड यूपी। फुलहड़ झील या फुलहार झील भी कहते हैं इसको, उत्तर प्रदेश में है। बरुआ सागर ताल उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। कुसुम सरोवर आपको देखने को मिलेगा कहाँ? मथुरा में। तो ये थी जानकारी। वीडियो 28 मिनट की हो गई है और आगे का जो बचा हुआ है देखो, जलप्रपात, पर्वत और अन्य तथ्यों की बात हम लोग कर लेंगे कल की वीडियो में। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, उत्तर प्रदेश की जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप धन्यवाद के पात्र, मतलब अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप धन्यवाद के पात्र हो। ठीक है। और शेयर करो मेरी वीडियो को, खुद भी देखो, 2 बार 3 बार रिवीजन कर लो, क्योंकि ये रिवीजन वाली वीडियो है। आप समझने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप देख सकते हो, लेकिन मेरी वीडियोस से आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है। तो रिवीजन के लिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद।